प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा अब सामने रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस पार्टी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से गाली दी गई थी, उनकी माताजी को गाली दी गई थी और इसके बाद यह खूब चर्चा हुई कि क्या एक लाइन इसके बारे में कहनी चाहिए राहुल गांधी को या तेजस्वी यादव को या लालू यादव को, कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा बयान किसी ने नहीं दिया और उसके बाद वही हुआ जो होना था, जो अभी प्रधानमंत्री बातें कर रहे थे। खुद को दी गई गाली, मां के नाम पर दी गई गाली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक अस्मिता का सवाल, महिला अस्मिता का सवाल बनाते हुए सीधे बिहार की माताओं बहनों से अपील करी कि जवाबदेही तय कीजिए उन लोगों की जिन्होंने मेरी मां को गाली दी। जहां जहां कांग्रेस आरजेडी के नेता निकले उनको एक ही आवाज आनी चाहिए, मां का अपमान नहीं सहेंगे, मां को गाली नहीं सहेंगे। अब इसके बाद देखिए कि आरजेडी या कांग्रेस इसका क्या उत्तर देते हैं। अभी तक उनका जवाब केवल ये, तब मैं आपको बता दूं दरभंगा में यह मामला हुआ था, वोटर अधिकार यात्रा का मंच था, पोस्टरों में राहुल, तेजस्वी, लालू यादव, प्रियंका गांधी सबकी तस्वीरें थी और माइक से नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई थी। उसके बाद आपने यह भी देखा बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता कई जगहों पर आमने सामने आ गए, भिड़ गए आपस में। अब यह बिहार के चुनाव में बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने और बना दिया है। पिछले आधे घंटे से वो इस विषय पर बोल रहे थे। उनका यह मौका था बिहार में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए एक स्कीम अनाउंस करने का। वो जिनसे बात कर रहे थे उनके सामने सब बिहार की आम महिलाएं बैठी हुई थी और वहां वो ये सारी बातें कह रहे थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगांवकर साहब प्रोग्राम में आ गए, तभी ये उनका भाषण शुरू हुआ था। अब बताइए, जो मोदी जी ने जिस लेवल पर इस मुद्दे को लाकर के खड़ा कर दिया है, क्या इसके लिए कांग्रेस आरजेडी ही जिम्मेदार है और क्या वो इससे बच सकते थे? त्रिपाठी जी देखिए, मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस क्षमता को देश ने एक बार फिर देखा है कि मुद्दा कैसे कितना बड़ा कर दिया जाता है। किसी को भी आप माँ की गाली दे दें तो कोई भी गुस्से में आएगा, गाली दे देगा, हो सकता है मारपीट पर आमादा हो जाए, हो सकता है कुछ और गुस्से में वो बोल जाए, लेकिन उसको देश भर की माँओं से जोड़ देना, महिलाओं के सशक्तिकरण के एक कार्यक्रम में वो जुड़े हुए थे। आज तो किसी को कल्पना भी नहीं रही होगी कि वो ये वाला पॉलिटिकल बात करने जा रहा है। छठी मैया से जोड़ देना, नवरात्रि से जोड़ देना और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने इसको पूरी तरह से पॉलिटिकल कैंपेन में कन्वर्ट कर दिया है। यानी जाते जाते उन्होंने जहां से शुरू किया, अपनी मां के संघर्ष की बात की, अपने जीवन में क्या उनकी मां की भूमिका रही उसकी बात की और उसके बाद उन्होंने बिहार की महिलाओं से जोड़ दिया। अब जब ये नारे के तौर पर चला गया तो इसका जवाब कौन देगा, कैसे देगा, यह बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल यह है क्या तेजस्वी यादव के लिए 2020 मोमेंट रिपीट हो गया। 2020 में राहुल गांधी ने जब सभाएं शुरू की थी, और मैं बार बार कहता हूं कि यह जो वोट अधिकार यात्रा थी दरअसल राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा थी, लेकिन क्या तेजस्वी की छवि बिगाड़ो यात्रा थी? क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और उस गाली के बाद राहुल गांधी ने माफी मांगने की बजाय क्या कहा? सत्य, अहिंसा, संविधान। अरे भाई, कहीं तो सही से जवाब दिया करो। कुछ भी बात हो, सत्य, अहिंसा, संविधान चिल्लाने लगते हो और उसके बाद तू तड़ाक कोई कुछ बोल देना। तो मुझे तो लगता है कि ओवरऑल कांग्रेस पार्टी का जो आज का कैरेक्टर, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस नहीं, ये राहुल कांग्रेस है, राहुल कांग्रेस के कैरेक्टर पर और उस कैरेक्टर में सहभागी तेजस्वी यादव की पार्टी को सीधे नरेंद्र मोदी ने निशाने पर लिया है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये इस तरह से आएगा इसकी कल्पना भी नहीं रही। लेकिन क्या ये कोई चुनावी मुद्दा हो सकता है? नहीं, क्यों इसका नहीं? असर होगा क्या? नहीं, क्यों नहीं होगा? मतलब इसको आप यूं देखिए ना, जिसे किसी को भी आप ये कहिए, हर कोई ये जानता है कि भाई ठीक है, गाली गलौज हो जाती है, सामान्य बात है। लेकिन जब कोई इस तरह से, और आप क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र के सबसे पवित्र कार्य के लिए आप बीड़ा उठाकर निकले थे। आप कह रहे थे कि हम मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं हो रहा उसके लिए, और उसमें आप प्रधानमंत्री को मां की गाली दे देंगे। तो ये मुद्दा निश्चित तौर पर बनेगा और इसका असर, बिहार बड़ा भावनात्मक प्रदेश है, वहां निश्चित तौर पर ही पड़ेगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री जब उन्होंने बात शुरू की तो उसके बाद, जैसा अभी हर्षवर्धन जी ठीक कह रहे थे, बताया कि मेरी मां कितनी गरीबी में अपने बच्चों को उन्होंने पाला, कैसे परवरिश की, अपने लिए सारे दुख उसने जो है सहे ताकि बच्चे मेरे ठीक से रह सकें, जी सकें। एक साड़ी तक कभी नहीं खरीदती थी मेरी मां अपने लिए। मतलब एक अलग ही इमोशनल लेवल पर इस बात को उनका ले जाना, और फिर ये उसका कॉन्ट्रास्ट कि ये बेटे का दर्द जिसकी मां को गाली दी गई, ये नामदार नहीं समझ सकते, ये शाही खानदान के युवराज नहीं समझ सकते। मतलब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को वो शाही खानदान के युवराज कहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि भाई इनकी पीड़ा तो ये है कि कैसे एक
पिछड़े घर का गरीब मां का बेटा यहां तक पहुंच गया और ये उसको हटा नहीं पा रहे। अब ये जो इमोशनल कनेक्ट है, क्या ये भारी पड़ जाएगा विपक्ष को चुनाव के अंदर? सर नहीं, देखिए, नैरेटिव बनाया है प्रधानमंत्री जी ने, और मोदी जी नैरेटिव बनाने में, नैरेटिव बदलने में और नया नैरेटिव गढ़ने में उसमें वो महारथी हैं। सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर बोला था 2007 का चुनाव था, 2007 में, और उस वक्त मैं कवर कर रहा था गुजरात का चुनाव, और काफ़ी टफ चुनाव था वो मोदी जी का। लेकिन वो मौत के सौदागर को उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त नैरेटिव बनाया कि जो सेंटीमेंट कांग्रेस के पक्ष में जाने का लग रहा था जी, वो बदल गया और मोदी जी के पक्ष में हो गया। तो लगभग वही स्थिति इस बार फिर उन्होंने कोशिश की है बनाने की। बस एक फ़र्क ये है कि बिहार में ये जहाँ पर ये घटना हुई है, अब जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने पूरा बोला, और जाहिर है पीड़ा उनको हुई होगी, और किसी को भी पीड़ा हो सकती है, किसी की माँ के बारे में अगर अपशब्द कहे जाएं या माँ को टारगेट करके गाली दी जाए तो स्वाभाविक रूप से पीड़ा होगी। उनको भी पीड़ा हुई और उस पीड़ा को उन्होंने, उस दर्द को साझा भी किया है। लेकिन ये भी लोगों ने देखा है कि वो गाली देने वाला कौन है। क्या राहुल गांधी ने गाली दी, या तेजस्वी ने गाली दी, या उनके किसी बड़े नेता ने गाली दी? गाली देने वाला तो उस मंच से था जिस मंच पर वो गए भी नहीं थे, और रास्ते का मंच था, और वो पुलिस की हिरासत में आ गया, पकड़ लिया पुलिस ने जी। अब अभी तक यही स्टेब्लिश नहीं हो पाया कि किस पार्टी का सदस्य था वो। पुलिस ने यही बताया कि पंचर बनाता था या पिकअप ड्राइवर था, और तो कोई आया नहीं। तो कितना ये सच्चाई भी बिहार के लोग तो जान ही रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, और जो कांग्रेस और आरजेडी है वो भी इस बात को प्रचारित करेंगे। तो उसके बाद इसका कितना असर होता है, निश्चित रूप से एक इमोशनल अपील उन्होंने की है। महिलाओं को जो है संबोधित कर रहे थे, और महिलाओं के सशक्तिकरण की कोई स्कीम है जिसको लॉन्च कर रहे थे। ये इससे बेहतर मौका हो भी नहीं सकता था, क्योंकि ऑडियंस में सारी महिलाएं थी और प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने पूरा एक अपना दर्द साझा करते हुए इसको एक भावनात्मक मुद्दा बना के एक नारा भी दे दिया कि माँ को गाली नहीं सहेंगे, माँ का अपमान नहीं सहेंगे, और आरजेडी और कांग्रेस के बारे में भी, आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे। तो एक तरह से नारा दे दिया, साथ में अपील भी कर दी कि जहां कांग्रेस और आरजेडी के नेता जाएं तो उनके विरोध में प्रदर्शन करें लोग, इस तरह का वो। सर आपने जैसे कहा ना, बात तो विमर्श बनाने की है, हाँ, कि भाई किसकी बात घर कर रही है लोगों के बीच में। तो अभी उन्होंने एक विमर्श बनाया है, ठीक। लेकिन जो बात ठीक बात है, राहुल गांधी ने गाली नहीं दी, तेजस्वी यादव ने गाली नहीं दी, मंच तो कांग्रेस पार्टी का था। इसकी सफाई, वो कार्यकर्ता भी कांग्रेस का था। इसको थोड़ा तथ्य नहीं हुआ है। नहीं, मैं बता रहा हूं, सोशल मीडिया पर कांग्रेस के आईटी सेल ने उसको भाजपा कार्यकर्ता बना के प्रचारित किया। नेक मोहम्मद रिजवी मध्य प्रदेश भाजपा का कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक मोर्चा से, उसने एफआईआर कराई। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता पकड़ा गया है। नौशाद मंच ऑर्गेनाइजर था, और वो रिजवी जिसने नारा लगाया था। नहीं, अभी तक पुलिस का जो बयान आया उसमें इसका कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कोई लिंक नहीं जारी हुआ है। नौशाद जरूर कांग्रेस पदाधिकारी था जिसका मंच था, सर, वो यूथ कांग्रेस का। ये पुलिस के एसडीओ का बयान है वहां का। सर मुझे बताइए ना, अगर कांग्रेस और आरजेडी आकर ये कहे भी कि भाई हमारा कार्यकर्ता नहीं था, फिर बात तो वो ये झंडे डंडे किसके हैं, मंच किसका है? उस मंच पर माइक था जहां से गाली दी गई, और जनता क्या बात सुनना, जनता को क्या चीज लगेगी सच, कि भाई कांग्रेस आरजेडी ये कहते रहे तो बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात को तिल का ताड़ बना रहे हैं। ये कहा गया ना कांग्रेस आरजेडी की तरफ से, प्रधानमंत्री ने उसको देश की मां के साथ जोड़ दिया। देखिए, हर्षवर्धन जी ने बहुत ठीक से उनको, प्रधानमंत्री जी को एक तरह से डिस्क्राइब किया कि वो किसी भी इशू को किस तरह से रख सकते हैं। एक तो ये तो जो पूरा इशू है, लेकिन मैं उसको इसलिए पहले नहीं कर रहा क्योंकि मामला ही गंभीर था। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि राहुल जी को या तेजस्वी जी को या जो भी लोग थे जिम्मेदार, उनको इसमें माफ़ी मांगनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि एक्शन लेना चाहिए। ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं, कोई क्रिमिनल केस नहीं हो रहा है। एक सद्भाव की भी बात है, एक सम्मान की भी बात है, परंपरा की बात है कि माँ को लेकर कोई बात करना, मतलब ये गंभीर बड़ा नैरेटिव बना दिया। तब भी मैं नहीं बनाते, तब भी ये बड़ा इशू था मेरे हिसाब से, और इसको और बड़ा बनाने का मौका दे दिया, बड़ा बनाने का मौका दे दिया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी उनके लीडर क्यों हैं, कि वो दिन भर लाठी भांजते रहे वहां पर, वो इशू नहीं बन पाया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूरे उसको एक कैनवास में समेटा और एक्सप्रेशन दिया है कि माँ का मतलब क्या है, माँ से क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, शक्ति की बात की और सम्मान की बात की, तमाम तरीके की बात करके उसको एक बड़ा नैरेटिव बनाने की एक्सरसाइज की है, कोशिश की है। उसका नतीजा क्या होगा मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन जो बीजेपी को भी समझना चाहिए कि बीजेपी ने इस नैरेटिव पर ही नहीं आए, वो केवल एक सीधे
जो बदतमीजी वहां हुई उसके जवाब के तौर पर, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन उसके जवाब के तौर पर एक पॉलिटिकल हंगामा उन्होंने अभी आप किया। कह रहे थे 2007 गुजरात में ऐसे ही चुनाव जो है वो चला गया था। पूरा का पूरा अभी ये भी कह रहे थे मुझसे। हाँ, मौत का सौदागर वाला जो था। नहीं, तो उस समय जो एक बात उन्होंने कही थी, उस बात को आज उन्होंने रिपीट किया। मैं याद करता हूँ जब उन्होंने कहा था कि गुजरात में कहा था कि भाई माँ को नींद नहीं आती क्योंकि उसका बेटा शाम को घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा, अच्छा, अपराध पर। तो बिहार जंगल राज गुजरात में, नहीं तो बिहार में बोला, लालू जी के मैं ये जंगल कह रहा हूँ कि गुजरात में यही कैंपेन बनाया था उन्होंने 2002 के चुनाव में, है ना। और उस समय ये कहा कि भाई ये सबसे बड़ी चिंता है कानून व्यवस्था, और वही कानून व्यवस्था को लेकर वो बिहार के जंगल राज पर लालू यादव के साथ आ गए हैं, तेजस्वी के साथ आ गए। लेकिन माँ का नैरेटिव कितना चुनावी मतलब नतीजे में बदलेगा उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक नैरेटिव उन्होंने नए तरीके से दे दिया है, और वो नीतीश कुमार के लिए ढाल के तौर पे भी काम करेगा। कि अभी आप बात करेंगे उनके पूरे प्रशासन की, उससे बेहतर है कि पहले इस वो आ गए ना। देखिए, माँ के अपमान के बाद फिर वो आ गए माँ की चिंता पर, माँ की चिंता पर कि आरजेडी वाले वो हैं जिनके दौर में तो माँ को ये चिंता होती थी बेटा शाम को घर लौटेगा भी कि नहीं लौटेगा, मेरा सुहाग सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा। और हम बड़ी मुश्किल से बड़ी दूर बिहार को ले आए हैं उस अंधेरी दुनिया से जो लालू राज, जिसको लालू और राबड़ी देवी राज जो है और वो आज कहा इसको जाता है। नॉन सीरियसली मत लीजिए। आप याद कीजिए मणिशंकर अय्यर का 2014 का बयान जो चाय वाला था, जो इससे बहुत कम गंभीर है, मैं उसको मानता हूं, मतलब उसको और इसको कंपेयर भी नहीं कर सकता। लेकिन 2014 में मणिशंकर अय्यर ने, और शायद उनकी वो मंशा उस तरह ठीक नहीं थी, लेकिन उसने पूरे चुनाव की हवा बदल दी। आज भी उन्होंने वो उनका दूसरा बयान याद कराया ना कि मुझे कभी नीच कहते हैं, नाली का कीड़ा कहते हैं, और फिर वही ये नामदार कामदार, ये बड़े खानदान के लोग हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान के साथ साथ आपको याद होगा 2014 में प्रियंका गांधी ने भी एक बयान दे दिया था उत्तर प्रदेश में नीच राजनीति का, जिसको भी उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था। जी, अब ये भी समीर जी कहा उन्होंने कि मोदी तो माफ कर भी दे कि चलो मुझे गाली दी, मेरी मां को गाली दी, देश माफ नहीं करेगा। देखिए, राहुल गांधी अभी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे और समापन पर उन्होंने कहा कि अभी तो एटम बम गिरा है, हाइड्रोजन बम आने वाला है अभी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस और आरजेडी के ऊपर एक हाइड्रोजन बम गिरा दिया है। जिस तरीके से उन्होंने बात का जिक्र किया है, जिस तरीके से पूरे मैटर को जिस तरीके से लेके गए, सिर्फ राहुल गांधी को क्या करना था, राहुल गांधी को जिस दिन ये मामला आया था एक लाइन का ट्वीट करना था कि इस बात का हम समर्थन नहीं करते, कांग्रेस इस विचारधारा का समर्थन नहीं करते, प्रधानमंत्री माँ की को जो गाली दी गई है उसका हम समर्थन नहीं करते, उनकी माँ हमारी माँ है। अगर वो ये एक लाइन का ट्वीट कर देते राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात का ट्वीट कर देते, तो मुझे लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी को इतना कहने की जरूरत नहीं पड़ती और आज ये बड़ा इतना मामला नहीं बढ़ता। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से लौटने के बाद अपनी पहली एक इसे सभा ही कह सकते हैं, क्योंकि आज वो 105 करोड़ रुपए नारी सम्मान में बिहार की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के उन्होंने पूरी बिहार की महिलाओं को संबोधित किया है। और आज जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे भाषण में अपनी मां के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर वो भावुक है, उसका उन्होंने जिक्र किया, अपने मां के साथ अपने संबंधों का जिक्र किया, बचपन का जिक्र किया, बताया कि मां ने कितना संघर्ष किया, उन्हें मां ने प्रेरणा दी कि तुम जाओ देश की सेवा करो, और मां भारती की सेवा करने के पीछे उनकी मां का योगदान है। आप कह रहे हैं असली हाइड्रोजन बम ये है जो आज प्रधानमंत्री ने हाइड्रोजन बम है। अब इसका जवाब न कांग्रेस के पास है। अब राहुल गांधी अगर माफी भी मांगते हैं तो अब उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। अब ये पूरा बिहार के चुनाव में ये मुद्दा माफी मांगनी होती तो वो पहले मांग लेते। नहीं, अगर उनको लगता है कि अब डर लगेगा कि अरे भाई ये प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया है, मामला बना, हम आपने कहा तो अब इसका कोई हाइड्रोजन बम की बात अभी आपने छेड़ दी, अच्छा किया। ये कहां से आई थी बात? ये राहुल गांधी ने कल कहा था कि अभी तो मैंने एटम बम फोड़ा है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का निकाल करके कि 1 लाख फर्जी वोटर जोड़ करके जीती बीजेपी, अब मैं एक हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा और मोदी जी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ये उनके शब्द थे। तो जरा उनके हाइड्रोजन बम वाली बात भी सुन लेते हैं, फिर आज जो प्रधानमंत्री ने कहा वो तो हम कर ही रहे हैं बात। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। चेहरा नहीं दिखा पाएंगे प्रधानमंत्री, ऐसा हाइड्रोजन बम जो है हम वो फोड़ेंगे। अब इसके जवाब में कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें याद दिलाई कि रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का एटम बम दरअसल फुस हो चुका है, इसलिए आप वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। अभी हाइड्रोजन बम भला क्या होगा, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। फिर आगे उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी को थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, वो विपक्ष के नेता हैं,
अपना अपने पद की गरिमा का ख्याल रखें, अपने आप को, अपने सर को इतना नीचे न ले जाएं। इसको आप सीधे जोड़ सकते हैं जो आज प्रधानमंत्री ने कहा। इस मंच में हम लोग जितने लोग बैठे हैं सबने ये कहा था कि कांग्रेस के लिए ये जो हुआ वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब इसका डैमेज कंट्रोल करना तो उनके हाथ में था। एक लाइन का केवल ट्वीट होना था, कोई भी कर सकता था, राहुल जी, प्रियंका जी या तेजस्वी यादव, कि जो हुआ उससे कोई आदमी उसका समर्थन नहीं करता। बेहतर डैमेज कंट्रोल ये होता किसी भी कि सभा में तुरंत राहुल गांधी का बयान आता, वो इसके लिए कहते कि गलत हुआ है, हमारे मंच से हुआ, हालांकि इस मंच में मैं नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे मंच से हुआ, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, और तुरंत अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराइए और एफआईआर कराइए। अब सुनिए जरा, ये बीजेपी ने जो राहुल गांधी पर कल वार किया कि बहुत निचले स्तर पर राजनीति को ले जा रहे हैं। मित्रों, राहुल गांधी को जब भी सुनता हूं, संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। आज उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया, वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। राहुल गांधी जी, क्या हो गया है? इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। तो बीजेपी कह रही है राहुल गांधी थोड़ा मैच्योर हो जाए, राहुल गांधी को थोड़ा परिपक्व व्यवहार करना चाहिए, और मोहब्बत की दुकान नहीं, ये केवल नफरत का सामान रखते हैं। ये तो इस प्रकरण से साफ हुआ। ये बीजेपी अब पार्टी, एक पार्टी भी है, प्राइम मिनिस्टर खुद अब उस मुद्दे को ले गए जाना था। नहीं, देखिए, पता नहीं अब चूंकि कांग्रेस पार्टी के लोग इतना कुछ अगर कर रहे हैं, वो सिर्फ गाली गलौज, अराजकता, मारामारी, और अजय राय तो जो भूल गए थे वो उसको समझिए, फिर खुद राहुल गांधी जिस तरह से बोलते हैं। और अभी कल हम लोग जब कहानी कुर्सी की बात कर रहे थे तो वो पूछा रिपोर्टर ने कि भाई SCO समिट हुआ, उस पर आपकी क्या राय है, मोदी जी लौट आए हैं, तो उनके बोलने का अंदाज जो था, मतलब वो कभी भी कोई किसी प्रधानमंत्री के लिए किसी नेता प्रति, अच्छा वोट चोर, मतलब बोलने का भी जो अंदाज था ना, वो बहुत, तो जो मेच्योरिटी शब्द रविशंकर जी बोल रहे हैं, ये तो लगातार देश को अपेक्षा है। और अपेक्षा इसलिए नहीं है, आप अपनी पार्टी में क्या करें, कैसे करें, वो अलग बात है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं। 52-54 से 99 तक की यात्रा हुई। लेकिन सौरभ जी, जरा ध्यान देना चाहिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं बार बार कि माफी क्यों नहीं मांग लिया। माफी नहीं मांग लिया नहीं हुआ है, बाकायदा उसके पक्ष में नैरेटिव बनाया गया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, पूरी IT सेल भाजपा का नेता बताकर उसको झूठा फर्जी फैलाया, शिवराज सिंह चौहान के साथ फैलाया। फिर राहुल गांधी की वो पोस्ट आती है जिसमें सत्य, अहिंसा, संविधान कहते हैं, और उसके बाद भी अभी भी कांग्रेस के नेता हंसते हुए मजाक लेते हुए कहते हैं अच्छा, वो पता नहीं किसका कार्यकर्ता था, हम क्या जाने। पवन खेड़ा का बयान याद कीजिए, यही इसी लाइन पर उन्होंने दिया। सवाल यहां ये है ही नहीं कि क्या राहुल गांधी ने दिया, प्रियंका ने दिया, इतना बड़ा नेता थोड़ी नहीं काम करेगा। लेकिन अगर उस मंच से हुआ तो निश्चित तौर पर वो पीड़ा लोगों को है। और जो मैच्योरिटी की बात है वो तो बार बार लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब तो कह रहे हैं कि भाई हम इसी अंदाज में चलेंगे, टी-शर्ट पहन के, अब कैप पहन के, थोड़ा अंदाज बदल गया। राहुल गांधी ने तो देखिए, इस यात्रा का मकसद उनका ये था कि मुझे नरेंद्र मोदी को वोट चोर कहना है और ये नारे लगवाने हैं, वो उनका काम उन्होंने किया। 2017 के यूपी इलेक्शन से इस यात्रा की तुलना की जा रही है कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 में ऐसी एक खाट यात्रा निकाली थी। और तब तक कांग्रेस शायद अकेले लड़ना चाहती थी चुनाव को, लेकिन बाद में अखिलेश यादव के साथ अलायंस किया और अखिलेश यादव ने खूब सीटें दी उनको, 100 किससे ज्यादा सीटें शायद कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। क्या इस यात्रा का भी निचोड़ यही है, राहुल गांधी चमके और फिर सीट ज्यादा लें? थोड़ा सा फर्क है उस परिस्थिति में आज की और बिहार की परिस्थिति में। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस जो है वो पुराना अलायंस है, वो सीमेंटेड है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में खट्टे मीठे रिश्ते लगातार होते रहे, मुलायम सिंह जी के जमाने से भी। और उस वक्त अखिलेश यादव इसलिए दबाव में थे, राहुल गांधी की यात्रा से वो दबाव में नहीं थे। राहुल गांधी की खाट यात्रा और शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री में प्रोजेक्ट किया गया,
संजय सिंह कैंपेन, डॉक्टर संजय सिंह कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने, राज्यभर अध्यक्ष थे, उससे ज़्यादा दबाव में आए जब उनकी पार्टी में वर्टिकल डिवीजन हो गया। जब मुलायम सिंह जी वर्सेस अखिलेश, राम गोपाल जी अखिलेश एक तरफ, शिवपाल और मुलायम सिंह जी एक तरफ, चुनाव आयोग तक मामला आ गया, चुनाव चिन्ह और उसको लेकर के पूरा कानूनी लड़ाई लड़ी गई, वो जो दबाव आया अखिलेश जी पर, उसका मौका कांग्रेस को मिला और कांग्रेस ने अपनी लाइन छोड़ करके समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया और 100 या 102 ऐसा दबाव आरजेडी पर नहीं है बिहार में। ऐसा दबाव इसलिए नहीं, आरजेडी में कोई ऐसा वर्टिकल डिवीजन थोड़ी है, तेज प्रताप अलग हो गए हैं, लेकिन पार्टी में कोई डिवीजन नहीं है। तो अचानक वो सारा कुछ हुआ, वो अचानक एक हुआ था रात सारा में अचानक कुछ बदल गया। इस यात्रा से क्या कांग्रेस पार्टी अपनी जब सीट शेयरिंग की बात करेगी तो बेहतर पोजीशन में होगी? बिल्कुल होगी। हाँ, ये तो मतलब उसका नतीजा क्या होगा नहीं, लेकिन सीट शेयरिंग के लिए एक दबाव बनाने में उनकी पोजीशन बेहतर आप होगी। लोग गलत संदर्भ ले रहे हैं, बहुत नाराज हो रहे होंगे राहुल जी। 114 सीट उत्तर प्रदेश में ले ली थी और उसी में प्रचंड जीत मिली थी भारतीय जनता 114 पार्टी में को। 103 सीट 114 कांग्रेस 114 बिहार से है तुलना? तो बिहार से अगर तुलना करेंगे तो तेजस्वी जी के लिए खतरे की घंटी है। ठीक है।